गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज फिर से मिल रहे हैं रे ऑप्टिक्स के नए वीडियो लेक्चर में। तो बात करते हैं पिछले क्लास में क्या हम लोग पढ़े थे। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको, थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में, याद है ना। कुछ TIR का प्रॉब्लम देखा था हमने, कुछ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रॉब्लम देखा था, और प्रिज्म में क्या पढ़ा था। तो प्रिज्म में डेविएशन का फॉर्मूला देखा था, जो रिजल्ट था कुछ आपका डेल्टा इक्वल्स आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। फिर उसके बाद एक डेल्टा का फॉर्मूला एक और देखा था, वो था म्यू माइनस 1 इंटू ए। लेकिन हम आपको बोले थे कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब आपका रे पैराक्सियल हो, यानी या तो रे पैराक्सियल हो यानी एंगल छोटा हो, और एंगल छोटा तब होगा जब मेरा केस बनेगा प्रिज्म में पतले प्रिज्म का, ठीक है, थिन प्रिज्म का। अगर थिन प्रिज्म का केस रहेगा हम ये अप्लाई कर सकेंगे, डेल्टा इक्वल्स म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्लियर है। तो उसके बाद हमने आपको बताया था कि मिनिमम डेविएशन भी पॉसिबल है, और एक ग्राफ बताया था कुछ ऐसा, जिसमें अलग अलग इंसिडेंस पर अलग अलग डेविएशन था, है ना। ये डेल्टा 1 और ये आपका अलग ये डेल्टा 2, और कहा था जब आई और ई इक्वल रहेगा देन डेविएशन इक्वल होगा, ये भी बोले थे हम लोग। और उसमें एक चीज आपको बताया था हमने कि ये डिस्टेंस D1 है और ये डिस्टेंस D2 है, तो याद रखना है कि D2 ग्रेटर देन D1 होगा, यानी ये I इक्वल टू जो E लाइन है इस वाले, इसके सिमेट्रिक नहीं रहेगा। क्लियर है ना। ये डिस्टेंस हमेशा इस तरफ क्या होगा, छोटा होगा, इधर क्या होगा, बड़ा होगा। इस चीज को याद रखना होगा, यानी D1 लेस देन D2, I से इसके बीच का सेपरेशन है, वो डिस्टेंस छोटा होगा E वाले से सेपरेशन से। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद हम बात करते हैं आज मिनिमम डेविएशन की। तो मिनिमम डेविएशन कब पॉसिबल है, जब I और E क्या हो, इक्वल हो, यानी मिनिमम डेविएशन पॉसिबल होगा जब I और E क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। चलो देखो, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन क्या होना चाहिए। मिनिमम डेविएशन के लिए होगा क्या, I इक्वल्स ई, और हम जान रहे हैं कि डेल्टा इक्वल्स क्या था, I प्लस ई माइनस ए। तो डेल्टा एम जो मिनिमम डेविएशन हो गया हमारा, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। चलो यहां लिख देते हैं डेल्टा एम, ठीक है ना। तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा यहां से, I प्लस आई माइनस ए। तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, A प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये रिजल्ट हो गया I का, ठीक है। उसके बाद देखो, ये मान लो प्रिज्म है तुम्हारा, ठीक है, और रे एक ऐसे इंटर किया है I एंगल पे, कितने एंगल पे, I एंगल पे, ठीक है ना। अब जरा देखो, यहां पहला रिफ्रैक्शन हुआ R1 एंगल पे, अब वो उस पर इंसिडेंस करेगा, और यहां इमर्जेंस एंगल हमने कितना लिया है, तो इमर्जेंस एंगल लिया है हम लोग ने E, है ना, और ये एंगल हम R2 माने हैं। अब जरा तुम ध्यान से देखना, तो I और E तो तुमने सेम मान लिया है, तो जब I और E सेम होगा, सिंस द मीडियम इज सेम, मतलब यहां पर का और यहां का मीडियम सेम है, मान लो इसको हमने एयर माना है, तो म्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसका म्यू है। उस हिसाब से क्या बनता है कि R1 और R2 भी सेम होगा, मीडियम सेम है, तो उस हिसाब से R1 R2 क्या होगा, सेम होगा। आप स्नेल्स लॉ लगा के भी चेक कर सकते हो, साइन I बाई साइन R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन 1 होगा ना, और साइन R2 बाई साइन E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू। इक्वेट करो, आपको यहां से रिजल्ट क्या मिल जाएगा, R1 इक्वल्स टू R2। तो रिजल्ट यहां से क्या आया कि R1 और R2 किसके इक्वल होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इसको मान लेते हैं हम लोग R, और R1 प्लस R2 कितना था आपका, A था, तो R कितना हो जाएगा, A अपॉन 2 हो जाएगा। R प्लस R इक्वल्स A, तो R का वैल्यू कितना आ गया, A अपॉन 2। तो यहां से रिजल्ट क्या हो गया, अब देखो R का वैल्यू ये आ गया। अब स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहां पे, तो क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स म्यू अपॉन 1 होगा, क्योंकि बाहर का सराउंडिंग हमने कितना लिया है, एयर लिया है। तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा कि साइन I प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन आई ने, वो साइन आई ने, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ए प्लस और डिवाइड बाई साइन ए बाई 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, म्यू।
लेकिन अगर मान लो कि बाहर में भी कोई एक ऐसा मीडियम रहता कि बाहर का मीडियम इस तरह से होता कि यहां कोई μ1 होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ2 होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में हम म्यू ना लिख कर क्या लिखते हैं, μ2 अपॉन μ1। क्यों? क्योंकि लाइट रे जब जा रहा होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो हम लोग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखते हैं जिसमें लाइट रे जा रहा होता है, और बाद में उसका लिखते हैं जिसमें से लाइट रे आ रहा होता है। तो इस केस में क्या होता, जब वैसा, तो इसको हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते थे कि साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2 इक्वल्स μ2 अपॉन μ1। इसको नोट कर लो, जहां μ1 किसका रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो सराउंडिंग है उसका, और μ2 किसका रहेगा, जो मेरा प्रिज्म है उसका। तो हो गया नोट तुम लोग का। अब चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे, मतलब प्रिज्म के जितना भी हम लोग पढ़े अभी जब तक i प्लस ई माइनस ए पढ़ा हमने, ये पढ़ा, उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। डेविएशन हमने सीखा है, इसके पहले भी मिरर में भी हम लोग डेविएशन निकाले थे, याद होगा ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो वैसे यहाँ तो डेविएशन जो भी आए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो आ ही सकता है, बट यहाँ मिरर तो है नहीं, तकलीफ ये बात है। चलो देखते हैं क्या होगा। एक क्वेश्चन ले, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और लाइट रे इंसिडेंस किया है 45 डिग्री एंगल पे, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, और पूछ रहा है डेविएशन का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये सोचना होगा हमको, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये सोचना होगा। तो सबसे पहले फाइंड आउट क्या करेंगे, सबसे पहले हम r निकालते हैं। तो चलो यहाँ से r का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो साइन 45 डिग्री 1 इंटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एयर है, इक्वल्स क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइन r 1/√2। ठीक है, ये √2 बाहर आ जाएगा, चलो इक्वल साइन r। तो साइन r इक्वल्स क्या हो गया, 1/2 हो गया ना। तो साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, साइन r इक्वल्स 1/2 हुआ, इसका मतलब कि r कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्लियर है, तो यानी ये जो रे है वो जाएगा 30 डिग्री पे इस तरह से। तो पहला डेविएशन जो आया वो तो समझ में आ ही रहा है हम लोगों को कितना डेविएशन आएगा। तो ये अगर नहीं रहता प्रिज्म तो रे इस तरह से जा रही होती, ठीक है। तो ये आपका आ गया 30 डिग्री, क्लियर है। अब यहां पर भी तो रिफ्रैक्शन होगा, तो यहां लाइट रे कुछ जाएगी, वो देखते हैं बाद में। तो ये एंगल कितना होगा, तो याद करिए ये R1 और ये R2 हुआ करता था, इसको हम लोग A कहते थे, और हमको ये मालूम है कि R1 प्लस R2 इक्वल्स A होता है ना। R1 प्लस R2 क्या होता है, A होता है। तो R1 का वैल्यू रखो इसमें, तो R1 का वैल्यू अगर तुम 30 रखोगे और ये 60 है तो ऑब्वियस है कि R2 भी 30 आएगा, ठीक है। तो R2 आ गया तुम्हारा 30 डिग्री। तो लाइट रे यहां से ऐसे जाएगा। अब ये एंगल तुमको फाइंड आउट करना है, E का वैल्यू देखो, तो निकालते हैं फिर यहां से। तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइन 30, √2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन 30 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन ई, 1 इंटू साइन ई। साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2, तो √2 1/2 इक्वल्स हो जाएगा साइन ई। यहां से फिर ये √2 टाइम में, तो ई आ गया आपका 45 डिग्री। ये अलग बात है कि आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि यहाँ आई और ई सेम है, तो ये मिनिमम डेविएशन का केस है, ये भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन हमको सिर्फ यहाँ पे डेविएशन नहीं निकाला था, मिनिमम डेविएशन की बात हम नहीं किए थे, ठीक है। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या था, चलो पहले फॉर्मूले से देखते हैं। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या था, आई प्लस ई माइनस ए, यही था ना। तो आई 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री, क्लियर। और ऐसे सोचते हैं हम लोग कि मान लो लाइट रे तो इधर जाता, अगर मान लो ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे जा रहा होता, तो यहाँ जो डेविएशन आया वो इस तरफ आया जो कि 15 डिग्री है। यानी पहला जो डेविएशन आया वो कितना आया मेरा, 15 डिग्री है, लेकिन वो कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज।
तो सामने दिख रहा है साफ, मेरा ये डायरेक्शन किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज की तरफ जा रहा है, यानी 15 डिग्री है लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर वैसा ही हम लोग यहां सोचते हैं कि यहां डेविएशन क्या होगा। तो मान लो अगर ये प्रिज्म का ये फेस नहीं होता तो लाइट रे ऐसे जा रहा होता, तो डेविएशन तो यही हो गया हमारा Δ2। ये भी आपका किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो Δ2 कितना हो जाएगा, इस बार भी 15 ही डिग्री आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और डेल्टा क्या होता है, Δ1 प्लस Δ2 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पॉसिबल है। तो रिजल्ट यहां तो देखने में सेम लग रहा है दोनों का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और मिनिमम ये जो डेविएशन है वो कैसा डेविएशन है, मिनिमम। मिनिमम क्यों हुआ, क्योंकि आई और ई यहां पर सेम हो गया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी। चलो हो गया नोट। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे दूसरा सवाल देखते हैं। इस पैटर्न पे दूसरा सवाल देखो कैसे आएगा। देखो मान लो एक ऐसा प्रिज्म लेते हैं, अरे सॉरी यार, एक ऐसा प्रिज्म लेते हैं जिसका एंगल बहुत छोटा है, ठीक है, 10 डिग्री है। कितना ये 10 डिग्री है, ठीक है। और वही कुछ हुआ है कंडीशन, लाइट रे जो है (45 डिग्री पे ही गया है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 ही है। बताओ यहाँ पे डेविएशन कितना आना चाहिए, डेविएशन का कंडीशन सोचो जल्दी से, सोचो, देखो कैसे निकलेगा। तो सबसे बड़ा बात है पहला कि R1 तो यहां हर हाल में 30 ही आएगा, कैलकुलेट किया हुआ है हम लोग का, है ना, जस्ट भी कैलकुलेट किए थे हम लोग। यानी यहां जो ये रिफ्रैक्शन होगा ये कितने डिग्री पे होगा, ये रिफ्रैक्शन होगा वो कितना डिग्री होगा, हर हाल में ये 30 डिग्री ही होगा। अगर ये 30 है इसका मतलब ये 60 रहा होगा, है ना, और ये 60 है इसका मतलब कि ये 60 और ये 10, तो ये कितना रहा होगा 110। क्लियर है, 110 डिग्री रहा होगा। तो अब तुम यहां पे निकालो कि डेविएशन क्या होगा, जल्दी से करो, कैलकुलेट करो। चलो ठीक है, ट्राई कर लिए। देखो यहां पर भी तो नॉर्मल एक डालना होगा हम लोग को, तो ये चलो यहां नॉर्मल हमने क्रिएट किया। नॉर्मल उधर इसलिए हुआ, कारण क्या है कि ये ऑब्वियस है कि ये डिग्री कितना था 110 था, तो 90 उधर ही रहेगा। तो ये एंगल आ गया तुम्हारा 20 डिग्री, क्योंकि ये तो 90 है और ये 110 है, टोटल 110 होगा ना ये, तो ये 20 डिग्री आ गया। तो अब हमको यहां से निकालना है फिर इस R का वैल्यू, ये इस R का वैल्यू कितना होगा ये हमको निकालना, यानी इस E का वैल्यू। तो R1 तो हमको चलो मिल गया, R1 है 30 डिग्री और R2 कितना आया है हमारा 20 डिग्री। चलो ठीक है, फिर लगाते हैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ, तो कितना हो जाएगा √2 इंटू साइन 20 डिग्री इक्वल्स कितना होगा 1 इंटू साइन E, ठीक है। साइन 20 का वैल्यू निकालना है हमको, साइन 20 का वैल्यू साइन 30 होता है 0.5, तो साइन 30 होता है 0.5 और साइन 15 होता है √3 माइनस 1/2 √2, तो ऑलमोस्ट होता है उसका 15 का वैल्यू हो जाता है √3 का 1.732 माइनस 1 0.732 डिवाइड बाई 2 √2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.4, ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा 3 के अप्रॉक्स में। चलो ठीक है 0.34 ले लेते हैं, इक्वल साइन E आ गया। तो साइन E इक्वल्स कितना हो गया, तो 0.34 मल्टीप्लाइड बाय √2 यानी 1.414, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 42 और ये 4 56 यानी 47 लगभग 48, तो साइन E आ गया 0.48 के अप्रॉक्स, तो 0.48 और साइन 30 होता है तुम्हारा कितना 1/2 यानी 0.5, यानी अप्रॉक्स ये 30 से थोड़ा कम, यानी E आ गया ऑलमोस्ट नियर अबाउट 29 डिग्री, तो ये आ गया 29 डिग्री। अब डेविएशन निकालो। तो देखो पहला जो डेविएशन होगा, अगर यहाँ पे
ये फेस नहीं रहता तो लाइट रे ऐसे जाता, तो पहला डेविएशन तो इस तरफ होगा डेल्टा 1 कितना 15 डिग्री, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और दूसरा डेविएशन क्या होगा, अगर ये मिरर नहीं रहता, मतलब ये सब फेस नहीं रहता तो लाइट रे ऐसे जा रहा होता, तो सेकेंड डेविएशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये 20 तो ये भी 20, तो सेकेंड डेविएशन क्या हो जाएगा 29 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी 9 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहां से मेरा डेल्टा कितना आएगा, तो डेल्टा आएगा ऑब्वियसली कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो रिजल्ट आएगा 15 डिग्री माइनस 9 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी 6 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे एक चीज, तो जब हमने फॉर्मूला जो लिखाया था डेल्टा का आई प्लस ई माइनस ए, उस पर अगर हम कैलकुलेट करें तो आई का वैल्यू कितना है 45, ई का वैल्यू कितना है 29 और ए का वैल्यू है 10। कैलकुलेट करते हैं तो 45 प्लस 29 माइनस 10 नहीं आ रहा है, ये रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि हर जगह ये फॉर्मूला अप्लीकेबल हो, डेल्टा इक्वल्स आई प्लस ई माइनस ए। जैसे हमारा ये थिन प्रिज्म है तो इस केस में ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जनरल केस में हम लोग जो देखे थे उसमें अप्लीकेबल था। कारण ये भी है, तुम यहां पर देखो ध्यान से, तो कारण ये है कि जो सेकंड एंगल R2 बना वो हमारा a माइनस R1 से निकला ही नहीं है, वो a माइनस R1 से आया ही कहां है। वो आप ला सकते हैं, ठीक है वो, लेकिन हम लोग वहां पे एक्चुअली डायरेक्शन देखे तो उल्टा हो गया। ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज यहां चला गया मेरा डेविएशन, इस कारण से ऐसा कुछ हुआ। अगर सेम क्लॉकवाइज डेविएशन होता तो फिर कहीं ना कहीं कंडीशन सही रहता। तो इसको नोट करो जल्दी से, और कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह आई प्लस ई माइनस ए फॉर्मूला अप्लीकेबल हो। चलो अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी कंडीशन पे। ठीक है, इस बार ठीक है, ये प्रिज्म है, इसका ये एंगल 120 डिग्री है और ये आइसोलेस प्रिज्म है, इसका मतलब ये एंगल सेम है, ये 30 और ये भी 30। और आपको फाइंड आउट करना है, फिर वही म्यू आपका अभी भी √2 ही है, इसका म्यू अभी भी कितना है √2 ही है, और लाइट रे इंसिडेंस हुआ है इस बार भी 45 डिग्री एंगल पे, और आपको बताना है इसका डेविएशन क्या होगा। तो पहला चीज़ तो सबसे पहले समझ में ही जा जाता है कि R1 जो है वो 30 डिग्री है, कंफर्म हो गया हमारा। तो R1 30 बनाओ, इससे बनाओ 30, तो 30 डिग्री ये इसका R1 हो गया। थोड़ा और इसको करो, थोड़ा सा और नज़दीक आएगा। R1 ये 30 डिग्री होता है। इस बार देखो कंडीशन, इस बार देखो क्या निकला। पहला तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि डायरेक्ट ये रे जो है अगले फेस पर इंसिडेंस ही नहीं कर रही है, ये तीसरे फेस को भी इंक्लूड कर लिया। जनरली अभी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे आई प्लस ई माइनस ए, उस वाले में क्या था, उस वाले में रिफ्रैक्शन जो यहाँ से होता था तो राइट रे इस पर इंसिडेंस करती थी, लेकिन यहाँ है कि उस फेस को इंक्लूड ही नहीं किया है अभी फिलहाल, बात का पता नहीं। अगर मान लो यहाँ से इमर्ज कर गया तो फिर उसको इंक्लूड ही नहीं करेगा, ठीक है ना, और उस केस में कुछ और कंडीशन आएगा, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले ये 30, ठीक है, ये 90, ठीक है, तो ये पूरा 120, तो पूरा 120 और ये 30, तो ये भी 30 ही आएगा, तो फिर उस केस में ये 60 हो गया, ठीक है। और तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2 है। अगर √2 के साथ बात करो, यह तो म्यू इक्वल टू 1 है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो साइन IC इक्वल्स कितना होगा 1/√2, 1/μ था ना हमारा फॉर्मूला, तो यहां से IC कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि जो लाइट रे 60 डिग्री पे इंसिडेंस कर रहा है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। तो इस केस में होता क्या है, तो इस केस में यही होता है कि लाइट रे फिर से अपने मीडियम में रिटर्न चला जाता है, लाइट रे फिर से अपने मीडियम में रिटर्न चला जाता है, ठीक है, चला गया रिटर्न, और ये भी एंगल फिर 60 डिग्री। तो देखो क्या हो रहा है कंडीशन, पहला डेविएशन तो तुम्हारा यहां बना, ठीक है, ΔI यहां बना, दूसरा डेविएशन तुम्हारा यहां हो रहा है ΔII, वो अलग डायरेक्शन जो भी हो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है।
अब तुमको फाइंड आउट करना है यहां क्या होगा। तो चलो देखते हैं, ये एंगल 30, तो ये एंगल कितना क्या बन गया 120 बन गया ना। अब 120 है तो ये हो गया मेरा कितना 30 डिग्री, तो 30 होगा तो देखो 45 था तो 30 पे आया था, तो फिर 30 होगा तो किस पे जाएगा 45 पे ही जाएगा। चलो ये 45 पे बाहर इमिट कर गया, 45 पे इमिट किया तो फिर यहां पे एक और आपका डेविएशन होगा, और वो डेविएशन आया फिर मेरा डेल्टा 3। ठीक है, चलो देखते हैं कितना डेविएशन होगा पहला। तो डेल्टा 1 जो है वो 15 डिग्री है, क्लियर है, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डेल्टा 2 क्या है, तो ओवरऑल ये पूरा 180, उसमें से 120 घटा देंगे तो 60। ऐसे ही आपने फॉर्मूला पढ़ा है रिफ्लेक्शन वाले में, 180 माइनस 2i होता है ना, तो i का वैल्यू तो 60 है, तो वैसे भी आपका 60 डिग्री ही आएगा। तो डेल्टा 2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर डेल्टा 3 क्या आएगा, तो डेल्टा 3 आएगा कितना आपका 15 डिग्री ही, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहां से टोटल डेल्टा निकाल लो, तो 60 और ये दोनों 15 जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां भी देखो वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई हुआ है तुम्हारा, डेल्टा इक्वल जो हमने लिखवाया था i प्लस ई माइनस ए। तो समझ में बस इतना ही आता है कि डायरेक्ट रे उस तरफ जाना चाहिए और डेविएशन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तब जाके वो अप्लीकेबल होता है। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला अप्लीकेबल हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद से। हो गया नोट। अब एक कंडीशन लिखो नेक्स्ट, यहां तक कैलकुलेट कर लिए ना, तो डेल्टा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो हम पूरा प्रोसेस से जाके भी कर सकते हैं। जैसे याद होगा तुमको एक पढ़ाए थे रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, याद आ रहा है कुछ, ये आपका 45 था, हाँ नहीं ये 90 था लगता है, और वो 45 था इसमें, ये दोनों मान लो। तो इसमें 1.5 था। इस केस में भी एक स्टडी किया गया है, एक केस है आप लोग को पढ़ना है, ऐसा है उसमें एक बनता है कंडीशन लाइट रे का। तो वो भी केस किसका है, वहां पे भी 3 तरह से डेविएशन हो रहा है, पहला डेविएशन, दूसरा ये, तीसरा ये डेविएशन, जिसमें एक आपका रिफ्लेक्शन का बनेगा और बाकी 2 केस किसका बनेगा रिफ्रैक्शन का। तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो ऑब्वियस है कि एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे बन रहा है हमारा, तो वो अलग केस हो गया i प्लस ई माइनस ए वाले से। इस चीज को याद रखना है आप लोग को, और क्या। देखो आगे कंडीशन लिखिएगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। देखिए तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या था जनरल, i प्लस ई माइनस ए, जनरल फॉर्मूला तो यही है हमारा, ठीक है ना। तो कहता क्या है कि डेविएशन मैक्सिमम तभी होगा जब या तो i या e दोनों में से कोई एक 90 डिग्री हो। डेल्टा इज मैक्सिमम इफ एंड ओनली इफ, जब ये एक वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि डेल्टा आपको मैक्सिमम ही मिलेगा, ये मैक्सिमम ले रहे हैं हम लोग। ओनली इफ आई इधर i और e इज ऑफ 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो फिर डेल्टा मैक्सिमम होगा। कभी भी अगर कोई आपसे कहे मैक्सिमम डेविएशन निकालने के लिए प्रिज्म में, तो आप क्या करोगे, आई को कितना ले लोगे 90 ले लोगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री पे इंसिडेंस, नहीं 45 डिग्री नहीं, मान लो ये मटेरियल √2 का है, ठीक है, जो था हम लोग अब पहले अभी भी। अब कह रहा है इसमें आपको डेल्टा मैक्स फाइंड आउट करना है, डेल्टा मीन नहीं, डेल्टा मैक्स फाइंड आउट करना है। तो करेंगे क्या, तो सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या है
कि आई या ई में से कोई एक भी मेरा कितना होना चाहिए, कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी हम आई को क्या लेंगे, 90 लेंगे। 90 लेने का मतलब कि ऑलमोस्ट इसके पैरेलल, यानी यहां से ये जाएगा ऑलमोस्ट। तो कहने का मतलब ये तो 90 हो गया आपका आई का वैल्यू। अगर ये 90 हुआ है तो ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अरे डायरेक्ट समझो तो वो क्रिटिकल एंगल ही है। जैसे देख लो 1 इंटू साइन 90 इक्वल्स क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइन आर। तो ये तो 1 हो गया, तो साइन आर कितना हो गया, 1/√2। तो बात तो वही है ना, क्रिटिकल एंगल ही है ये, 1/μ है ना। तो आर कितना हो गया, 45 डिग्री। यानी ये 45 डिग्री पे यहाँ इंसिडेंस किया है। चलो ठीक है, इसका देख लेते हैं कितना होगा। तो ये कितना होगा, अरे ये तो दिक्कत हो गया ना। चलो ठीक है, 45 हो गया ये। तो ये एंगल फिर यहाँ पे थोड़ा सा 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 45 और ये 75, कितना हो जाएगा ये एंगल। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 105, ठीक है। अब यहां से नॉर्मल बना देंगे। यहां से ये नॉर्मल बनाते हैं। एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा, 15 डिग्री का। फिर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। क्लियर है, क्या दिक्कत हो रहा है क्या इसमें, एक चीज़ दिक्कत आ रहा है लगता है। रुको तो 1 मिनट, रुको हटाओ, पहले 90 क्लियर कर लो। सॉरी ये हाँ हो गया, वो गलती होता है कभी कभी, लेकिन इसमें तो कुछ ज़्यादा हो रहा है। हाँ अब हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना था 45 और ये भी कितना था 45। तो ये एंगल कितना था तुम्हारा ओवरऑल टोटल 105। ये एंगल कितना था 105 और ये एंगल कितना बन जाएगा तुम्हारा 105 में से 90 हटा देते हैं तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। तो R2 आ गया हमारा कितना 15 डिग्री। R1 हमारा तो ही ये था, R1 45 था, R2 15 डिग्री। और अब हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है कि E का वैल्यू कितना होगा। तो फिर हम डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R2 मेरा 15 है, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन ई, ठीक है। 1 इंटू क्या हो जाएगा साइन ई। तो √2 इंटू ये क्या हो जाएगा √3 - 1/2√2 होता है ना साइन 15 का। साइन 45 माइनस साइन 30 करोगे तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगेगा, तो इतना रिजल्ट आ जाएगा हम लोग का। तो ये हो गया कितना, तो साइन ई इक्वल्स कितना आ गया हमारा √3 - 1/2। √3 का वैल्यू हो गया 1.732 माइनस 1/2। रिजल्ट आ गया तुम्हारा कितना, ये ऑलमोस्ट हो जाएगा कितना 0.732 डिवाइड बाई 2 यानी 0.366 हाँ ठीक ये। तो साइन ई का वैल्यू कितना आ गया 0.366। तो ऑलमोस्ट ये आएगा तुम्हारा 20 पे 3/4 था 23 डिग्री के अप्रॉक्स ये आएगा। तो ई का वैल्यू कितना आ गया नियर अबाउट 22 या 23 डिग्री, 22 चलो ले दे रहा। तो नियर अबाउट कितना आ गया डेल्टा ई कितना आ गया 22 डिग्री। तो ये हो गया 22 डिग्री। तो तुम्हारा डेविएशन दो तरह से निकल गया हम लोग का। पहला डेविएशन कितना है देखो, तो पहला डेविएशन आ रहा है हमारा 45 डिग्री का, क्योंकि लाइट रे तो ऐसे जा रहा था। तो पहला जो डेल्टा 1 है वो कितना है 45 डिग्री का, और डेल्टा 2 कितना है, तो डेल्टा 2 है तुम्हारा, अगर ये नहीं कुछ होता तो ये 15 डिग्री पे जा रहा होता है लाइट रे। तो डेल्टा 2 है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन वो 7 डिग्री का है, ये ACW और ये CW। तो हमारा डेविएशन कितना हो गया
तो डेल्टा हो गया हमारा 35 नहीं 38 38 डिग्री CW में। नोट करो इसको। चलो ये हो गया नोट आप लोग का। अब चलो कुछ और देखते हैं प्रिज्म से रिलेटेड, ठीक है। कहता क्या है कि मान लो एक प्रिज्म लिए हैं हम लोग, ठीक है, जिसका एंगल कितना है, ए है, और इस पर लाइट रे इंसिडेंस हो रहा है आई एंगल पे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आर होगा, ये R1 और ये रहा होगा हम लोग का R2, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि आपको बताना है कि कितना मतलब ये एंगल लिया जाए, डेट सो डैट मतलब ए कितना लिया जाए, सो डैट द रे विल नेवर इमर्ज आउट, मतलब वो बाहर ना जाए। रे जो है वो किसी भी हाल में बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए ए का वैल्यू कितना लेंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब यहां पर TIR हो जाए। अगर वहां पर TIR हो गया, इसका मतलब है कि रे बाहर नहीं जा रहा है। और TIR होने के लिए कंडीशन क्या है कि R2 जो है वो बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। R2 बड़ा कैसे होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। तो R2 का वैल्यू वेरी कर सकता है या कांस्टेंट है, तो R2 का वैल्यू डिपेंड करता है R1 पे, और R1 का वैल्यू डिपेंड करता है I पे। R2 कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है R2 क्या था, A माइनस R1, R1 प्लस R2 A था ना। तो इसका मतलब क्या है कि R2 वेरी कर सकता है R1 पे, और R1 वेरी करता है किस पे, I पे। तो जरा ध्यान से देखो, R2 का जो वैल्यू है वो किसी भी हाल में क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, किसी भी हाल में, चाहे कोई भी वैल्यू हो। यानी कम से कम भी वैल्यू अगर हम लें तो वो भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि A माइनस R1 का मिनिमम वैल्यू भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, और R1 A माइनस R1 का मिनिमम, A तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो A कांस्टेंट है और A माइनस R1 को तुमको मिनिमम करना है। इसका मतलब है कि R2 मैक्सिमम होना चाहिए। R2 को जितना बड़ा रखोगे A माइनस R1 उतना ही छोटा आएगा, है ना। मान लो ये 60 है, ये 30 है, तो 30 आ गया। अब R2 को और बढ़ाते जाओ, 30 से 40 करो, 50 करो, 60 करते जाओ, तुमको ये पूरा का रिजल्ट और छोटा आते दिखाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि R1 मैक्सिमम, ठीक है, R1 क्या होना चाहिए, A माइनस, ऐसे लिखना, A माइनस R1 इज मिनिमम इफ R1 क्या हो, मैक्सिमम हो। R1 क्या हो, मैक्सिमम। और R1 किस पे डिपेंड करता है, I पे। तो सो R1 इज मैक्सिमम इफ I इज मैक्सिमम, ठीक है। और I मैक्स का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम 90 डिग्री जा सकता है। यानी ये रे कुल मिलाकर मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, यानी ये 90 डिग्री तक जा सकता है। और अगर ये 90 होगा तो ये अपने आप में क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अभी हम लोग निकाले भी थे, मान लो ये म्यू, ये 1, तो कैलकुलेट करके भी आएगा तुम्हारा उतना ही, R1 क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। यानी इस केस में क्या हो जाएगा कि R1 मैक्स क्या हो गया हमारा, क्रिटिकल एंगल। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा यहां से, A माइनस I क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी ये मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल। अगर ऐसा केस होगा तो रे कभी भी उसमें से इमर्ज नहीं करेगा। यानी रे इमर्ज करने का बेसिक कंडीशन, नहीं करने का बेसिक कंडीशन क्या है कि ए डबल होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। नोट करो जल्दी से इसको, हो गया नोट। चलो अब दूसरा का देखते हैं। नेवर की जगह इस बार ऑलवेज लगा देते हैं।
ऑलवेज इमर्ज, अगर हमेशा इमर्ज करेगा तो फिर क्या होगा, उसको देखना है हम लोग को। अरे देखो, सो डैट द रे विल ऑलवेज इमर्ज। ठीक है, चलो देखते हैं। यानी बाहर आ जाना चाहिए हर हाल में। तो ये बाहर तभी हो सकता है जब TIR ना हो या तो फिर इसके बाउंड्री पर ना हो। और इसके बाउंड्री पर आने का मतलब क्या होता है, बाउंड्री पर तभी आ सकता है जब ये क्रिटिकल एंगल हो, और क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल रहेगा तो हर हाल में रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि क्रिटिकल ही एंगल वो एंगल है जिस केस में लाइट रे उसके बाउंड्री पे आता है। उसके बाद जब एंगल बढ़ता है तो वो फिर उसी मीडियम में लौटना शुरू कर देता है ना। तो अब हमको करना क्या है, तो हमको ये देखना है कि R2 जो है वो लेस देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए, तो R2 कुछ भी हो लेकिन वो IC से हो छोटा, कुछ भी मतलब कि R2 का कोई भी वैल्यू चाहे बड़ा कितना ही क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है, वो हर हाल में IC से छोटा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि R2 जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू भी IC से छोटा होना चाहिए। यानी R2 का वैल्यू क्या था हमारा, चलो देख लेते हैं। R2 था A माइनस R1, ये मैक्सिमम होना चाहिए, और ये मैक्सिमम तभी होगा जब R1 मिनिमम होगा, है ना। तो कह सकते हैं कि R2 इज मैक्सिमम व्हेन R1 क्या हो, मिनिमम हो। यानी A माइनस R1 जो है ये मैक्सिमम तो है ही हमारा लेस देन IC, और ये तब होगा जब R1 क्या हो, मिनिमम। तो R1 मिनिमम कब हो सकता है, जब I मिनिमम हो। ये कब होगा, जब I क्या हो, मिनिमम हो। और I का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये रे कुछ इस तरफ चला जाए, यानी लाइट रे इधर से आना शुरू कर दे, तो I एकदम मिनिमम यानी 0। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि I क्या हो जाएगा 0, तो R1 भी क्या हो जाएगा 0। तो उस केस में आ जाएगा A लेस देन IC। अगर A लेस देन IC होता है तो इस केस में रे हमेशा क्या करेगा, इमिट करेगा। क्लियर है, रे हमेशा क्या करेगा, इमिट करेगा। और A ग्रेटर देन 2IC होता है तो क्या होगा, रे हमेशा आपका क्या कहते हैं उसी मीडियम में रिटर्न कर जाएगा। चलो ये तो हो गया हम लोग का। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये अगर ऐसे हम एक वैल्यू ले लें, ये IC और ये 2IC, तो 2IC से जब हम बढ़ा जा रहे हैं यानी इससे इस तरफ, तो रे क्या कर रहा था, रे आपका नॉट इमिट कर रहा था, और इस केस से इधर आ रहे थे, इस केस में क्या कर रहा था, इमिट। तो अब सवाल उठता है कि इस केस में क्या करेगा, जब आपका रे IC मतलब A जो है IC से 2IC के बीच में हो। ठीक है ना, IC से किसके बीच में हो, 2IC के बीच में हो, तो उस केस में क्या करेगा उसको समझना है हमको। ठीक है, तो चलो A ले लेते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, और कंडीशन क्या लिखा है कि IC से लेके 2IC के बीच में आपका A है, और आपको बताना ये है कि वो केस क्या होगा। ठीक है, मतलब इसमें इमिट करेगा, इमिट नहीं करेगा, ये समझना है हमको। चलो देखते हैं, ये रे है, ये I आपका एंगल है। ठीक है, ये R1 हो गया हमारा, ठीक है, और ये हो गया हमारा R2। अब उधर इमिट करेगा नहीं करेगा उसके बाद बात करेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि I पर डिपेंड करता है हमारा R1, और R1 पर डिपेंड करता है कौन सा बात, R2। ठीक है, तो I का वैल्यू कहां से कहां तक है, तो I का वैल्यू है 0 से लेकर 90 तक। ठीक है, और इस हिसाब से मेरा R1 का वैल्यू कहां से कहां तक है, तो 0 से लेके क्रिटिकल एंगल तक है ना, 0 से लेके क्रिटिकल एंगल तक है। तो हमारा R2 क्या हो जाएगा,
तो R2 जो कि है हमारा A माइनस R1, ठीक है, वो हो जाएगा A से A माइनस IC तक, यानी ये रिजल्ट हो जाएगा कि A से लेके R2 कहाँ तक है, A माइनस IC तक, ठीक है। और हमको कैलकुलेट करना है वो रिजल्ट जिसके लिए या तो ये बाहर जाएगा और या तो ये बाहर नहीं जाएगा। इस पूरे को हमको कैलकुलेट करना है। हो गया नोट? देखो बात को समझो ध्यान से। यहाँ पे R2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिला हमको, लेके A से लेके A माइनस IC तक, और ये हमको A का पहले ही कंडीशन दे दिया कि वो IC से लेके 2IC तक है। तो सबसे पहले हम चलो ये लोएस्ट वैल्यू लेके चलते हैं। तो लोएस्ट वैल्यू जो है वो कब मिलेगा हम लोग को, और वो तभी मिलेगा जब I कितना डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री, यानी कुल मिला के ऐसे इंसिडेंस करना चाहिए, है ना। तो इसमें ये भी 0 हो गया और ये जो है हमारा ये A होगा R2, और A क्या है, ग्रेटर देन IC है, यानी R2 जो हमारा A है वो ग्रेटर देन IC है। तो जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या होगा, रे हमेशा इसमें अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो हमें समझ में ये चीज आ रहा है हमको कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस होगा इस केस में तो रे क्या होगा, अंदर रह जाएगा। और दूसरा केस देखो, अब ये वाला केस A माइनस IC वाला, और ये माना वाला केस कब होगा, जब I क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी रे ऐसा आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल IC, और ये हो गया हमारा R2 जो कितना है मेरा, A माइनस IC, और A2 जो है, A जो है वो लेस देन है 2IC से, A लेस देन है 2IC से, तो A माइनस IC लेस देन क्या होगा, 2IC माइनस IC, यानी A माइनस IC लेस देन हो जाएगा IC, यानी R2 क्या हो जाएगा, लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से अगर लेस है तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल है, तो क्रिटिकल एंगल से जब छोटा था तो क्या हो रहा था, रे रिटर्न नहीं कर रहा था ना, क्रिटिकल एंगल पे हमारा रे बाउंड्री पे रहता था, क्रिटिकल एंगल से जब बड़ा एंगल होता था तो रे बाहर ना जाकर अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जो R2 बन रहा है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, इसका मतलब कि रे जो है वो बाहर इमिट कर जाएगा। तो दो केस तो समझ में आ गया हम लोग को कि अगर हमारा इस केस में नॉर्मल इंसिडेंस करवाएं तो लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और अगर ग्रेजिंग इंसिडेंस करवाएं तो क्या कर जाएगा, रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो ये आप पॉइंट में नोट कर सकते हैं कि ये वाला केस में, इस वाले केस में नॉर्मल इंसिडेंस के लिए लाइट रे रिफ्लेक्ट्स इन सेम मीडियम, ठीक है। और ग्रेजिंग वाले के लिए क्या होगा, ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए क्या होगा, लाइट रे इमिट करेगा, क्या करेगा, इमिट कर जाएगा बाहर की ओर। इसको नोट करो, फिर देखते हैं इसमें एक ऐसा केस तो होना चाहिए ना कि देखो लाइट रे यहां अंदर लौट रहा है, उसके बाद धीरे धीरे वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो एक केस ऐसा तो आया होगा ना जहां पर वो इसके बाउंड्री पे रह गया होगा, तो वो केस फाइंड आउट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो केस कहां से कहां के बीच में आएगा, कहीं ना कहीं 0 से 90 के बीच में कोई एक ऐसा नंबर आया होगा I का, 0 से 90 के बीच में कोई एक ऐसा नंबर आया होगा I का जिसके लिए ये बाउंड्री पे रह जाएगा। तो उस केस को हमको देखना है, फाइंड आउट करते हैं उसको। चलो ये हो गया नोट। अब क्या बोल रहे थे वो कि हम एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो इसके बीच में कहीं होना चाहिए, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में, जहां पर लाइट रे कहां होना चाहिए, इसके बाउंड्री पे। तो चलो बाउंड्री वाला कंडीशन निकालते हैं। तो ये तो फिक्स हो गया कि एक पार्टिकुलर एंगल आएगा, एक पार्टिकुलर एंगल होगा, मान लो ये I एंगल है, उसके लिए लाइट रे इसके बाउंड्री पे रह जाएगा। तो इसके बाउंड्री पे रहने का मतलब कि तो ये क्रिटिकल एंगल हो गया हमारा, ये क्रिटिकल एंगल हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल जो R1 है, R1 क्या हो जाएगा, A माइनस IC, क्योंकि R1 प्लस R2 A होता है। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो तो इसका म्यू, इसका 1,
तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 इंटू साइन आई इक्वल्स म्यू इंटू साइन ए माइनस आई सी। तो साइन आई क्या हो जाएगा हमारा, एक्चुअली ये काम करते हैं, साइन आई ही निकाल लेते हैं। तो आई क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस सी आई सी। और अगर मान लो ये मीडियम का रहता, मान लो म्यू 1 और इसका रहता म्यू 2, तो उस केस में रिजल्ट क्या आता, तो उस केस में आई का रिजल्ट आता हमारा, उस केस में आई का रिजल्ट आता, क्या आता, आई का रिजल्ट आता साइन इनवर्स म्यू 2 बाई म्यू 1 साइन ए माइनस आई सी। ये रिजल्ट होता हमारा साइन इनवर्स में आई का। यानी मिनिमम 0 से लेके इस एंगल तक लाइट रे अंदर, और इस एंगल से 90 डिग्री तक लाइट रे बाहर। क्यों, देखो 90 डिग्री बाहर हो जा रहा है, 0 डिग्री पे अंदर रह गया था। और तो पता क्या चला कि 0 से लेके इस एंगल तक लाइट रे कहाँ रहेगा, इसके अंदर से लेके सरफेस तक, और फिर सरफेस से बाहर कब जाना शुरू करेगा, इस एंगल से लेके 90 डिग्री तक। क्लियर है। वो एक चीज खाली छूट गया हमसे लगता है यहाँ पे, हाँ ठीक है, सही है, हो गया नोट। यहाँ तो कोई दिक्कत, बोलो देख लो, ठीक है। तो क्या ये एंगल, जिस एंगल पे आपका क्रिटिकल एंगल बनेगा वो एंगल ये है हमारा आई, ठीक है। नोट कर लो इसको, नोट कर लिए। अब देखो इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इसके बाद आता है आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नाम तो सुना ही होगा। इसके बाद क्या आता है हम लोग का, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नाम सुना होगा आप लोग ने, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जब क्लास 10th में पढ़े थे वो प्रिज्म के लिए सिर्फ पढ़े थे। देखते हैं पहले क्या है, पहले समझते हैं। आपने उसमें पढ़ा था कि जब प्रिज्म से कोई लाइट रे पास कर जाता है, प्रिज्म से जब कोई लाइट रे पास करता है तो उसमें जो उसके कंपोनेंट कलर में, व्हाइट लाइट जो पास करता है वो कंपोनेंट कलर में ब्रेक करता है। इस प्रोसेस को हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। बात सही है, लेकिन एक चीज को आप फील नहीं किया उस वक्त कि मान लो ये प्रिज्म है, इससे व्हाइट लाइट गया है हमारा, और ये डेविएट किया है पार्टिकुलर कुछ एंगल, यहाँ पे डेविएशन है। अगर ये डेविएशन व्हाइट लाइट में जो हमारे कंपोनेंट्स कलर है सबके सेम होते तो क्या ये हमको अलग अलग कलर दिखता है, यहाँ पर नहीं दिखता, अलग अलग कलर नहीं दिखता। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या बात है कि ये डेविएशन हर एक कलर के लिए डिफरेंट रहा होगा, तब ना आपको अलग अलग कलर दिख रहा है। देखो ध्यान से, हर एक का अलग अलग डेविएशन, इसका अलग डेविएशन, इसका अलग डेविएशन, इसका अलग डेविएशन, सबका डेविएशन अलग है। पहले वाले का अगर डेविएशन निकालोगे तो ये हो गया पहले वाले का डेविएशन। यानी डेविएशंस डिफरेंट हैं हर एक लाइट रे का। इसका मतलब कि क्या हुआ कि डेल्टा जो है हमारा, जो फॉर्मूला था म्यू माइनस 1 इंटू ए प्रिज्म के लिए, या फिर हम लोग इस वाले में आ जाए, चलो ऐसे लाइट रे आते हैं। इस वाले में डेल्टा का फॉर्मूला था आई माइनस आर, था ना। तो ये कहीं ना कहीं ये जो एंगल है ये आर है, और यहां आई और आर भी किस पे डिपेंड करता था, म्यू पे यूज करते थे ना। 1 इंटू साइन आई इक्वल्स म्यू इंटू साइन आर, यानी ये कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे। तो म्यू पर डिपेंड कर रहा है, म्यू सबके लिए डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो डेविएशन डिफरेंट आ रहा है सबका। तो उसका एक इक्वेशन था, उस इक्वेशन को पहले आज लिखा देते हैं, फिर अगले क्लास में इसको अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। लेकिन डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, सिंपल इतना ही हम लोग जानेंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट तो क्या है, ब्रेक करता है कोई भी व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट लाइट्स में। कोई भी व्हाइट लाइट किसमें ब्रेक करता है, अपने कंपोनेंट लाइट में, और फेनोमेनन को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। अब जो बोल रहे थे बस उसको ध्यान से सुनना। एक साइंटिस्ट थे कॉकी, अब कुछ लोग इसको कॉचीज भी बोलते हैं, लेकिन नाम इनका कॉकी था। इन्होंने बताया था कि जो म्यू है वो डिपेंड करता है ए प्लस बी वाई लेमडा प्लस सी वाई लेमडा स्क्वायर पे, ठीक है। यानी ओवरऑल इनका यही कहना था कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। क्लियर है ना। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका म्यू क्या होगा, कम होगा। तो आप लोग जानते हैं विवगियोर में अलग अलग कलर्स होते हैं, वी आई जिसमें रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है,
तो ऑब्वियस है कि उसका म्यू सबसे कम होगा, तो उसकी डेविएशन सबसे कम होगी, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए से। तो ये कॉकी का इक्वेशन था जो ये बताया था कि म्यू डिपेंड करता है किस पे, लेमडा पे, और लेमडा जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे म्यू वेरी करेगा, वैसे वैसे डेल्टा वेरी करेगा। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे का जो कहानी हमारा डिस्पर्सन का है, जो से रिलेटेड बहुत भी टॉपिक है हमारा, उन सबको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बने रहें क्या अपने पढ़ाई के साथ, और कहाँ। ठीक है, शुभ रात्रि, सब बखैर।